बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग विद जुगन। कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि मैं अपना दुपट्टा ठीक कर रही होती हूँ और मेरे कान से मेरी बाली उधर आती है, लेकिन है क्योंकि लाइव प्रोग्राम है तो जो होता है उसको उसी वक्त मैनेज करना होता है। आई होप कि आप लोगों का जो हफ्ता है वो बहुत पॉजिटिव गुजर रहा होगा। वर्किंग वीक स्टार्ट हो गया था कल एंड कल हमारे साथ टैज थे जो यूके बेस्ड पॉप स्टार है और बहुत बड़े स्टार हैं। इंटरनेशनली भी उन्होंने बड़ी फेम हासिल की है, पाकिस्तान में भी बहुत पॉपुलर रहे हैं। तो आज हमने सोचा कि अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं उस चीज से जो हम सब की जिंदगी के लिए है तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन उनको अचीव करना कभी बड़ा मुश्किल होता है। मैं आज बात करना चाहूंगी आपसे गोल्स की, यानी कि जिंदगी में कोई मकसद होना कितना जरूरी है। ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, उसकी तरफ मैं आऊंगी आगे जाके। लेकिन जब हम छोटे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहता है इंजीनियर, कोई कहता है एक्टर, जैसे कि मैंने कहा था। वेरियस डिफरेंट लोग वेरियस डिफरेंट चीजें कहते हैं और जब वो बड़े होते हैं तो वो अक्सर वो चीज बन भी जाते हैं, यानी कि एक जो उन्होंने गोल सेट किया वो उन्होंने अचीव कर लिया। स्कूल लाइफ में भी हम अगर बच्चे जो हैं उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे होते तो उनको कहते हैं बेटा गोल सेट करो, तो या कोई मकसद डिसाइड करो कि भाई आपने ए लेना है, बी लेना है। जैसे कि अगर बच्चे का सी आ रहा है तो आप उसे बी तक लेके आते हैं, लेकिन बच्चा जब बी पे आ जाए और हम वहीं पे रोक दें तो बच्चा जो है उसके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाती है, उसके अंदर वो ड्राइव खत्म हो जाती है कि उससे जिंदगी में आगे करना क्या है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिंदगी में बहुत से गोल सेट करें। अगर हम सी से बी पे पहुंचे तो फिर बी से ए की तरफ आने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए और ए के बाद ए प्लस पे। जिंदगी में हम जितने ज्यादा गोल सेट करेंगे उतना ही ज्यादा फायदा हम उससे हासिल करेंगे। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि लाइफ में गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बार बार कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स, यानी कि जिंदगी में आगे जाके 10, 15, 20 साल बाद या फाइनल गोल जो आपने जिंदगी में रखा होता है, और कुछ गोल्स होते हैं जो छोटे गोल्स होते हैं, जैसे कि अगले 6 मंथ्स में मैंने ये करना है। मैंने एग्जाम्पल लास्ट ईयर डिसाइड किया जनवरी 17 को ऑन एयर आप लोगों के साथ ही कि भाई अब मैंने डाइटिंग करनी है और मैंने अपना वेट लूज करना है। मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया। मैंने एकदम से ये नहीं डिसाइड किया था कि जी मैंने 46 kg पे एकदम से पहुंचना है। मैंने डिसाइड ये किया कि भाई अगर मैं 63 से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैंने अपने आप को 50 पे लेके आना है। अब 50 पे क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस लगता था तो मैं कहती थी चले मैं डाइटिंग करूंगी जब तक मैं 55 kg पे नहीं आती, फिर मैं 2-3 दिन ऑफ लूंगी, आराम से रिलैक्स करूंगी, जो जी में आता है वो खाऊंगी और उसके बाद अपने आप को लेके आऊंगी 50 पे और उसके बाद 45 पे। गोल सेट किया, फाइनल गोल तो 45 था। आहिस्ता 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 एक गोल अचीव किया, बहुत खुशी हुई। जब अपने मकसद पे पहुंचे तो एक खुशी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, उसको सेलिब्रेट किया। हस्बैंड के साथ डिनर पे गई, एंजॉय किया, बेटे के साथ जो मर्जी उसका जी चाहता था खाया क्योंकि पिछले दिनों नहीं खा पा रही थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट गोल सेट किया कि भाई अब मैंने 50 पे पहुंचना है। ये एक छोटा सा एग्जांपल है काम में, लाइफ में। अब जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मॉर्निंग में जुगन की होस्ट हूँ, मॉर्निंग शो होस्ट कर रही हूँ जो बहुत हाई लेवल है ऑफ होस्टिंग। एक दिन अब मेरा ये भी गोल है कि इंटरनेशनल लेवल पे होस्टिंग करूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं एज अ होस्ट। सेम थिंग विद एक्टिंग। एक्टिंग में पाकिस्तान में तो बहुत से अवार्ड्स मिले, लेकिन इंशाल्लाह एक दिन इंटरनेशनली और कुछ नहीं तो ऑस्कर एक ना एक तो लेके आना, क्योंकि आजकल ऑस्कर्स का बड़ा एटमॉस्फेयर चल रहा है। तो पॉइंट मेरा ये है कि गोल सेट करना बड़ा जरूरी है। जरूरी नहीं है कि वो गोल जो है वो 100% आप अचीव कर पाए, लेकिन अगर 90% या 80% भी आप एक चीज को अचीव कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। गोल्स या जो मकसद होता है लाइफ का वो हम खुद सेट करते हैं, वो हमारा कंपटीशन होता है अपने आप के साथ, और अपने आप के साथ जब हम कम्पीट करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरी की तरफ जाते हैं। सो मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट भी ये है, मतलब खवातीन जो हैं वो आप अभी सोच रहे हैं कि मैंने तो जॉब की बात कर दी और पढ़ाई की बात कर दी। खवातीन जो घर पे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना मैट्रिक किया हुआ है और आपने FA नहीं कम्प्लीट कर पाई, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी एज क्या है, डेफिनेटली कोशिश करें कि आप अपने आप को वापस एजुकेशन की फील्ड की तरफ लेके आए। सो दैट मीन्स कि आपने अगर मैट्रिक किया हुआ है तो FA तक पहुंचे, FA के बाद BA करें। मुझे याद है जब मैं यूनिवर्सिटी में होती थी कनाडा में तो वहां पे 70 ईयर्स के लोग भी थे जो साथ में पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि जो स्टेज था पढ़ाई करने का उस वक्त वो नहीं कर पाए, लाइफ की वजह से बच्चे हो गए, फैमिली ये वो व्हाटएवर, तो वो 60s में आके 70s में आके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे थे। एक खातून थी जो ग्रैंड मदर थी और वो 72 ईयर्स की थी। एलेक्स उनको प्यार से सब बुलाते थे। एलेक्स जो थी वो 72 की एज पे अपनी
BA की डिग्री हासिल कर रही थी। मुझे तो उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई कि लाइफ तो सीखने की एक प्रोसेस है, एक गाड़ी है जिससे चलते रहना है और उसको चलाते रहने के लिए हमें उसमें पेट्रोल भी डालना है, हमने उसका ऑयल चेंज भी कराना है, उसका वाटर चेंज भी कराना है, उसको रेगुलरली वॉश भी करना है, गाड़ी को पॉलिश भी करना है। तो ये जो गोल्स होते हैं, जो मकसद होते हैं, ये इसकी तरह होते हैं जिनको हमने अचीव करते चले जाना है। आज भी गपशप विद जुगन में हमारे साथ एक ऐसी वंडरफुल पर्सनैलिटी है जो मेरी बहुत प्यारी दोस्त भी हैं, एक अनबिलीवेबल आर्टिस्ट भी हैं। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि वो आज हमारे साथ होंगी, क्योंकि उन्होंने भी जिंदगी में चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स और मसाइल आए, बार बार अपने लिए गोल सेट किए और बार बार अपने मकसद को अचीव किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह शी इज डूइंग सो वेल एंड वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। वो कौन है, उनसे तो मुलाकात होगी गपशप विद जुगन में। आज हम करेंगे क्या, उसकी तरफ आते हैं। हम सबसे पहले तो ऑफकोर्स आपसे हेलो हाय और गुड मॉर्निंग होती है, उसके बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद फेसबुक के सेगमेंट में आज का सवाल ये है कि आपकी नजर में कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मकसद होना कितना जरूरी है। ये बेसिकली अंग्रेजी की जो टर्म है दैट टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ हाउ इंपॉर्टेंट इज इट टू सेट गोल्स। तो आपकी नजर में कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मकसद होना कितना जरूरी है, ये हमारा सवाल है। इसका जवाब आप हमारे साथ शेयर करें। यस नो का मुझे जवाब नहीं चाहिए, मुझे वो जवाब चाहिए जिसमें आप डिटेल से मुझे बताएंगे कि मकसद होना आपकी नजर में क्यों जरूरी है। कोई कहानी है, कोई इंसिडेंट है, जरूर शेयर करें। हम फेसबुक के सेगमेंट में आपके साथ भी शेयर करेंगे। उसके बाद आपकी मुलाकात होगी शेफ मुनीरा से। आज उन्होंने वो हमारे लिए, क्योंकि हम फ्लावर वीक बना रहे हैं, वो वाली फ्लावर वाली सब्जी ढूंढी है जो पूरे लाहौर में कहीं नहीं मिल रही थी और हमें टेंशन होगी थी कि हमने तो अनाउंस कर दिया कि हम ये वाली सब्जी भी बनाएंगे। वो कौन सी सब्जी है जो बाकायदा सोने के दामों बिक रही है और बड़ी मुश्किल से मिलती है, वो जानेंगे किचन के सेगमेंट में। फिर हम मिलेंगे डॉक्टर साजिद मकबूल से। उनसे आज हम डिस्कस करेंगे कैंसर। मुझे पता है कि आप लोग सोच रहे होंगे सरतान यानी कि कैंसर एक इतनी सख्त सी बीमारी है और उसके बारे में बात करने का क्या पॉइंट है, लेकिन बच्चे भी कैंसर से सफर करते हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये एक वो जो इलाज मतलब ये ऐसी बीमारी नहीं है जिससे डेथ हो जाती है, जरूरी नहीं है, ज्यादातर बच्चे इससे रिकवर कर जाते हैं। तो ये हम जानेंगे डॉक्टर साजिद मकबूल से, क्योंकि जरा सी जो इस किस्म की बीमारियां हैं, जो जरा डेंजरस वाली हैं, उनकी तरफ भी हम आते हैं, क्योंकि जो रेगुलर कॉमन वाली होती हैं, बल्कि कैंसर भी बहुत कॉमन हो गया है, तो वो भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जहां बड़ों में कॉमन है वहां पे बच्चों में भी डिस्कस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड देन फाइनली आपकी मुलाकात होगी आपकी मेरी हम सब की फेवरेट आर्टिस्ट से। नाम अभी नहीं लूंगी, मुलाकात होगी तो आप खुद ही पहचान लेंगे। फेसबुक पे अलबत्ता हमने अपलोड कर दिया। आज हम उनसे वो सवाल पूछेंगे जो आप हमारे पूछेंगे। आप क्वेश्चंस अपलोड करें हमारे फेसबुक पे, वही क्वेश्चंस मैं उनसे पूछूंगी। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। और ऑफ कोर्स हमारी राब्ते की इन्फॉर्मेशन 042992000628 पे कॉल करें, mj@ptv.com.pk पे ईमेल करें, www.facebook.com/morningwithjugan पे फेसबुक पे ऐड करें, 21 महमूद गजनवी रोड PTV सेंटर लाहौर पे खतूत एंड अगर ट्विटर पे ज्वाइन करना है तो JUGGUNKAZIM पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं इस चीज की कि जो लोग अपने एक हॉल यानी कि अपने एक सर्कल में रहते हैं और जो अचीव कर लेते हैं उसके बाद आगे अचीवमेंट्स नहीं हासिल करते, तो मकसद होना जिंदगी में कितना जरूरी है, ब्रेक के बाद जानते हैं। वेलकम बैक। जैसे कि आप जानते हैं किचन में हम फ्लावर वेजिटेबल वीक यानी कि वो सब्जियां जो फूल की तरह होती हैं, जिनको फूल समथिंग बुलाया जाता है, जैसे कि फूल गोभी हो गए, कल हमने कैबेज बनाई थी यानी कि बंद गोभी, उसके अलावा और भी बहुत सी डिफरेंट वेजिटेबल्स हैं, कचनार भी होती है और सुहांजना भी होता है, फूल गोभी, तो मतलब वेरियस डिफरेंट वेजिटेबल्स जो फूल हैं। हम सोचते हैं अपने शेफ्स को मुश्किल मुश्किल सी चीजें दें, चैलेंजेस दें ताकि वो भी ढूंढें और पता करें। ब्रोकली भी एक एग्जांपल है फूल का। तो आते हैं आज के अपने क्वेश्चन की तरफ। आपकी नजर में कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए मकसद होना या गोल्स होना कितना जरूरी है, हमारा आज का सवाल ये है। प्रिंसेस जारा ने लिखा है कोई जरूरी नहीं है, हर चीज को बैलेंस करके चलना चाहिए। अच्छा, वैसे प्रिंसेस ज़ारा आई डोंट अग्री विद यू एट ऑल। अगर इंसान के पास गोल या ऑब्जेक्टिव कोई होगा ही नहीं तो इंसान बस जिंदगी गुजारता ही चला जाएगा। बैलेंस जरूरी है, लेकिन गोल्स के बगैर भी बैलेंस किस तरह है, बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने भी ये कमेंट मकसद के लिए किया है कि आप खुश हो जाएं, मोहम्मद जुनैद ने लिखा है।
अच्छा चले, थैंक यू मोहम्मद जुनैद, हम लोग खुश हुए। सईद अमजद हुसैन ने लिखा है जुगन के अच्छा जिंदगी, अच्छा उन्होंने कुछ बड़ा अजीब सा लिखा है, इसे और मैं रिपीट नहीं कर रही। शफकत खान लगारी ने आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। वहीद अब्दुल ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, बगैर मकसद की जिंदगी नहीं होती। वहीद अब्दुल तुराद। शकीला की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआएं हैं। मुझे ये बताएं, बगैर मतलब जिंदगी में मकसद, कामयाब जिंदगी के लिए मकसद होना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखिए, हम इंसानों और जानवर में सबसे बड़ा फर्क ही ये है, इंसान जानवर खाया और सो गया, और इंसान की जिंदगी का कोई ना कोई मकसद जरूर होना चाहिए और होता है। जो बिला मकसद जिंदगी तो कोई भी नहीं गुजारता और ना गुजारनी चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि बच्चों में हमें ये आदत डेवलप करनी चाहिए कि वो छोटे छोटे गोल सेट करें, फिर बड़े जो उनके एम्स हैं, जो इरादे हैं, वो ले। देखिए, जब हम छोटा गोल सेट करते हैं ना, तो वो उसके लिए कम एफर्ट होती है, वो कामयाब हो जाते हैं। इसलिए फिर हमें और ज्यादा वो कामयाबी जो मिलती है ना वो करने में, उससे हमें हिम्मत होती है। फिर हम बड़े जो अपने इरादे होते हैं और उन फुल मेहनत करें, भरपूर मेहनत से हम उन चीजों की तरफ आए कि हाँ हमने ये चीज हासिल करनी। हमारा सबसे बड़ा मसला ये, हम अक्सर तो जिंदगी का ले लेते हैं कि जी ये करेंगे, दरमियान में थक गए, छोड़ दिया, लो जी अल्लाह को ये मंजूर सा हुआ ही नहीं, हम तो बस क्या करें। सर बात है कि सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो हम सबकी जिंदगी का एक ही होना चाहिए, और वो है कि अल्लाह ताला की रजामंदी, और उसके साथ साथ अपने जो भाई बहन है और जो हमारे सारे जो लोग जो इंसान है, मतलब हकूकुल्लाह और हकूकुल मतलब दोनों को साथ लेके चलना हमारा सबसे बड़ा गोल होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमारे छोटे छोटे गोल है कि भाई हमने डॉक्टर बनना है, फिर डॉक्टर बन के ये करना है, फिर वो करना है, फिर ये। देखिए, बगैर गोल के जिंदगी आप किस मकसद के लिए जिंदगी गुजार। हमारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए। हमारा लिविंग स्टाइल जो है, मैं ये करूं कि अल्लाह खुश हो जाए। जैसे आपने भी बात की कि हमारा मकसद ये है कि अल्लाह को राजी करना, हमारे जो इर्द गिर्द से रिलेटिव लोग हैं उन्हें हमसे कोई तकलीफ ना हो। मतलब अगर हम ये सोच लेंगे ना कि हमें उनसे कोई तकलीफ ना हो, हम किसी को तकलीफ ना दे सके, तो हम अच्छे तरीके से वोट लेंगे। लेकिन जब हमने कुछ सोचा ही नहीं कुछ, भाई यही बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव हो गया ना, ये बहुत बड़ा गोल हो गया, आपका मकसद हो गया ये आपकी लाइफ का, कि भाई आपने हर किसी को अपने साथ लेके चलना है और उनकी रजामंदी और लोगों की मदद करनी है और एक पॉजिटिव अंदाज में चलना है। बात ये है कि एक बड़ा गोल, उसके साथ छोटे छोटे गोल, जिंदगी खुशहाल अंदाज में गुजरती है। आप तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, वेट लूज करके आपने गोल अचीव किया है ना। तो मैं तो कहती हूँ कि आप लोगों को भी हम जो घर में बैठ के इतने हो रहे हैं ना, हमें भी आप टिप्स बताया करें वक्तन फवक्तन, कि हम आपसे देख के। तो देखिए जी, मेरा तो ऑब्जेक्टिव है कि मैं इसलिए अपना एग्जाम्पल देती हूँ और दूसरों की बात नहीं करती, क्योंकि जब आप दूसरों की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे आप वो मतलब किसी और के ऊपर बात डाल रहे हैं। मैं अपना एग्जाम्पल इसलिए देती हूँ ताकि मैं आपके सामने हूँ। अगर किसी ने कोई सवाल जवाब करना है तो जरूर करें, किसी और की जब आप बात करते हैं। और वैसे भी वो जो है ना कि जिंदगी में कोई भी चीज अगर हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती तो हमें उसकी कदर ना होती। बिल्कुल। अगर वेट लूज करके मेंटेन किए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि बड़ी मुश्किल से, टॉर्चर से गुजर के मैंने अपना वजन कम किया, बाकायदा मुंह बंद, एक्सरसाइज। बड़े लोग मुझे मिलते हैं, कहते हैं जुगन कैसे किया? मैंने कहा मुंह बंद किया और वर्जिश की। उन्होंने कहा ये तो हर कोई कहता है। मैंने कहा मगर हर कोई करता नहीं है ना, अगर हम करेंगे तो हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल। हम थक जाते हैं दरमियान में से और कहते हैं जी बस नहीं होगा, अल्लाह को। और हमारा सबसे एंड पे ये होता है अल्लाह को ये मंजूर था, हमने सारा काम वैसे करके। हमारा मोटापा बिल्कुल भी मंजूर नहीं, अल्लाह में तो कहते हैं हमें एक्टिव रहना चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी हाँ, तो व्यूअर्स थोड़े से और स्टाइलिश आदिल राजपूत ने लिखा है कि कामयाब जिंदगी के लिए मकसद इतना जरूरी है जितना जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। मोहम्मद ताबिश ने कहा बहुत जरूरी है, बगैर मकसद की जिंदगी नहीं होती। बिल्कुल सही। वहीद अब्दुल ने लिखा है, ये मैंने पहले भी आपको सुनाया है। अच्छा, फैसल ने सऊदी अरेबिया से लिखा है कि बहुत ज्यादा जरूरी है जुगन जी जिंदगी में मकसद होना। गुड मॉर्निंग आपी मी फ्रॉम सूरजई बाला।
मोहम्मद शोएब दुरानी ने मैसेज लिखा है, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। एंड आसिफ खान जोया ने लिखा है, मकसद बहुत जरूरी है क्योंकि मकसद के बगैर इंसान कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो वही वाली बात है व्यूअर्स कि अगर हम जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, तो फिर हमें जिंदगी में मकसद अचीव मतलब गोल जो है वो सेट करने चाहिए। और जैसे जैसे हम गोल सेट करते हैं और उनको अचीव करते जाते हैं, खुद भी खुश होते हैं और उसके साथ साथ और गोल्स भी सेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बात ही हम बात तो गोल्स की सेट कर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो आपको देख के मुझे ख्याल है एकदम से कि जिंदगी में कभी कभी हमारे कुछ मकसद होते हैं और कुछ गोल्स होते हैं जो हम नहीं भी अचीव कर पाते और उनको ना अचीव करने पे हम गिव अप कर जाते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए। ये भी नहीं करना बार बार चाहिए। जब ये चीजें होती हैं, जब हम लोग हारते हैं, वो तो ना गिरते हैं और खड़े होते हैं, गिरते हैं खड़े होते हैं, इसी तरह चलना सीखते हैं और इसी तरह जिंदगी जीना सीखते हैं। लेकिन जब आप गिरते हैं और आपको चोट लगती है तो मेरा तभी आपकी जिंदगी में मकसद और तेज होता है कि अब आपने नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करनी है और आपका जिससे पुख्तगी आपके अंदर आ जाती है। और आई थिंक आज का जो क्वेश्चन है ये मेरी लाइफ से तो बहुत ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि मैंने भी अपने आप को जिंदगी में जब एक मकसद के तहत सोचा कि मैंने करना, क्योंकि होता वही जो अल्लाह की चाहत होती है। इंसान तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन अल्लाह से जब दुआ मांगे अपनी नेक नीति के लिए कि मैंने ये मकसद दिल में सोचा है, मेरे लिए जो बेहतर है उसको कर दे और आपसे आप उस पर अमल भी करें, तो आई थिंक जरूर आपका गोल पूरा होता है। जैसे आपने मुझे बताया था कि आप तो यू वर वेरी हैप्पीली एट होम, बड़ी छोटी इसी एज पे आपकी शादी हो गई और फिर आपके हस्बैंड ने आपको पुश किया। क्योंकि वो डॉक्टर थे और माशाल्लाह से सबसे ज्यादा मुझे इनकरेज मेरे फादर इन लॉ अल्लाह बख्शे उन्होंने बहुत किया। वो मुझे हमेशा अपने साथ में हॉस्पिटल में लेके जाते थे और जब मुझे देखते थे तो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम कुछ करती क्यों नहीं, मेरे साथ आके बैठा करो, जाया करो। तो मुझे बहुत शाय फील करती थी कि मैं नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं कर सकती। लेकिन फिर भी जब मैंने कमेंट सुनती थी तो सब कहते थे कि तुम तो बिल्कुल एक हाउस वाइफ हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता और हमें देखो। इवन सो दैट सो कि जुगन आपकी भी एक आप उसमें भी आपका भी उसमें एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं जिन शख्स से सीखती थी वो भी आपके साथ एक जगह काम करते थे और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं आपके साथ आपसे मिलूं और वो मुझे कहते थे कि नहीं नहीं इम्पॉसिबल, आपको तो आपे कुछ नहीं आता, बस ट्रेनिंग करें जाएं दिस एंड दैट ये वो। तो मैं कहती थी कि ये इतना मुश्किल नहीं है, कैसे हो सकता है, मैं जरूर उसको करूंगी। और मैंने यकीन करें मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्टडी की। मैंने मतलब आज से 5-6 साल पहले मैंने भी ग्रेजुएशन की, दोबारा से स्टडी स्टार्ट की और बहुत मुश्किल लगा। जिस दिन मैं कॉलेज गई थी उस दिन जो मेरे से बहुत छोटे कोलीग्स थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि ये कहां से आ गई हैं। और जब मैंने उनके साथ काम किया पढ़ा तो विद इन 3 or 2 वीक्स उनके साथ में उनकी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी कि वो मुझसे अपनी हर बात मुझसे डिस्कस करते थे और ऐसे मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, एनकरेज किया और मैं करती रही। मैं अपने बेटे को साथ लेके जाया करती थी। इसी वही वाली बात होती है ना मुनीरा कि इन लाइफ, जैसे कि मैंने कहा था 72 ईयर ओल्ड वुमन एलेक्स जो कॉलेज में मतलब ग्रैनी कुछ लोग उनको प्यार से बुलाते थे, मतलब बहुत ही प्यार करने वाली, मतलब ग्रैंड मदर जिनके बच्चे जिनके ग्रैंड चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी में थे, खुद नानी दादी थी और उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ रही थी स्कूल में जिनकी वो नानी दादी थी। बिल्कुल मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो मोस्टली कल्चर चल रहा है ना कि लोग ये ज्यादा देखते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। मेरा ख्याल है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप ये मत देखें कि लोग क्या सोचेंगे, अपने मकसद को पूरा करने के लिए आप ये देखें आपका मकसद डिसेंट हो, क्योंकि लोगों का जो मकसद होता है वो डिसेंट। हाँ बिल्कुल, लेकिन अपने जो आपका नेक मकसद है आपको पूरा करने के लिए आई थिंक आप उसको वो देखें जो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको कर सकते हैं। सही, और अल्लाह मियां साथ में ऑफ कोर्स हमारी सपोर्ट मदद करते हैं। आज हम बना रहे हैं कचनार जी। अब अपना एक्सपीरियंस बताएं। कचनार के लिए तो मैंने कहा था कि अगर मुझे कचनार के लिए मारगिया की पहाड़ियों में जाना पड़ेगा तो मैं वहां से लेकर आऊंगी, ये मकसद था और वो मैंने कह दिया। सबने कहा नो, मैंने कहा चाहे इस्लामाबाद से बंगाल वहां की जो पहाड़ी में इतने खूबसूरत दरख्त है वहां से लेकर ये कचनार कहीं ना कहीं से मुझे मिलेगी जरूर। तो आप मेरा जो मकसद था आप देख लें, मैंने उसको पूरा किया। लाहौर में कहीं भी अवेलेबल नहीं, लेकिन ये तो मुझे कॉल है कि आपने इतनी मकसद आपने कहा था कि वो मिलेगी, आप यकीन करें। मैं कहते ना ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है, तो मैंने कहा छोटी सी चीज है ये क्यों नहीं मिलेगी, अब ढूंढ के लाओ। और यकीन करें जब मुझे मिली तो मैं इतनी खुश, मैंने कहा लम्बी कुछ और मांगा होता वही मिल जाता। तो आपके सामने आज कचनार हाजिर है, जो मांगा था वो मिला जी। और चाहे इतना मिले चाहे इतना मिले जी, शुक्र हर लम्हे। मैंने इसीलिए लाइफ में बहुत ज्यादा आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना बहुत शुरू कर दिया, बिकॉज अल्लाह ताला के बगैर हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। और जैसे जैसे जिंदगी में अचीवमेंट्स होती हैं, जिस जात ने दिया उसका शुक्र अदा करना बहुत जरूरी है। इज्जत तो ऐसे आती है और ऐसे जाती है, सबसे बड़ी बात उसको मेंटेन रखना है। बिल्कुल। अच्छा, तो कचनार के बारे में कुछ ये मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी कि इसके दरमियानी कद का एक दरख्त होता है बेसिकली, जिस पर गुलाबी यानी कि पिंक यानी कि और जामनी, ये तो व्हाइट है
नहीं, मूव व्हाइट एंड थोड़े से रेडिश पे हो जाते हैं। अब थोड़ा सा ये मैंने इसके काफी फ्लावर्स धोए हैं, थोड़े से तो हो गया। अच्छा। लेकिन इसका दरख्त बड़ा खूबसूरत होता है, जिसमें पर्पल बहुत नुमाया होता है, व्हाइट पॉट होता है, हल्का सा बीच में रेडिश कलर भी इसमें होता है। और इन फूलों की खासियत वही कि मतलब बहुत खूबसूरत होते हैं। इनमें नमकियात और विटामिन सी पाई जाती है। ये ड्राई वेजिटेबल है और इसको पकाने के लिए ऑयल का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मैं तो कहती हूँ कि ऑयल का कम इस्तेमाल करें, लेकिन खैर ये कुछ जो हमने ऑनलाइन रिसर्च की है। मैदे यानी कि स्टमक को ताकत देता है और खून को साफ करती है। ब्लड प्रेशर में ये बेहतरीन के लिए बेहतरीन सब्जी है, मगर अगर ज्यादा तेल में बनाएंगे तो किस तरह बेहतरीन है। अच्छा, खांसी और अगर पेट खराब हो तो वो भी फायदेमंद होती है और खवातीन के लिए तो बहुत ही मुफीद होती है। तो ये जी हमारे कुछ कचनार से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। हमारे जो है ना लाइक साहब बड़ा मुझे डांटते हैं, कहते हैं मैं इतना इन्फॉर्मेशन देता हूँ तुम बोलती नहीं हो, तो बोला करो। मैंने कहा कचनार तो आपको ख्याल है कि जब भी सीजन में आए, अभी आगे सीजन बहुत इन हो जाएगी, इसका बहुत थोड़ा टाइम पीरियड होता है, इसको जरूर बना के खाएं। और इसकी जो टेक्निक है जैसे मैं आज बताऊंगी, कचनार के लिए मैंने 1 किलो कचनार लिए, साथ में कीमा लिए तकरीबन 1 किलो। इसको गोश्त में बनाया जाता है, लेकिन मैं आज इसको कीमे में बना रही हूँ। घी इसमें मैं यूज करूंगी 1 कप, साथ में लेंगे प्याज 4 अदद, दही लूंगी तकरीबन हाफ kg, और हल्दी तकरीबन आधी चाय का चम्मच, धनिया पिसा हुआ वो भी 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट होगी 2 चम्मच, टमाटर तकरीबन 2 अदद, हरी मिर्च तकरीबन 6 अदद, सुरख मिर्च 1 खाने का चम्मच और नमक हस्बे जायका। इसको हम मसाला इसका बनाएंगे और इसको दही में मैं पकाऊंगी कचनार को। कीमे में टमाटर और बाकी मसाले डाल के कीमे को लग से बॉईल करूंगी। कचनार बहुत जल्दी पक जाती है। कीमा जब आपका पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें कचनार जो दही में बनाएगी वो उसमें ऐड करके इसको दम पे रखेंगे और एंड में इसको धनिया और हरी मिर्च आप स्प्रिंकल करें तो लवली आपकी तैयार हो जाएगी। कचनार को पानी आ गया, जितना है कचनार को ढूंढा है, शायद ही कभी कचनार ने किसी इंसान को ढूंढा होगा। कचनार का ढूंढ, मैंने कहा मुझे सब्जी वो फूलों वाली बड़ी चीजें मिल रही, मैंने कहा नहीं वो नहीं लेनी, वो नहीं लेनी। कहते आप बाजी आप वो ले जाएं, मेथी ले जाएं, आप ये ले जाएं। मैंने कहा मुझे कचनार ही चाहिए, जहां से मर्जी ले गया कचनार। मैं भी बहुत ढूंढा, लेकिन हर जगह से नहीं, अभी कहाँ अभी कहाँ अभी कहाँ। याद आया एक जगह तो पठान कहता है अरे अभी कहाँ, अभी तो उसका टाइम ही नहीं है, अभी हफ्ता इंतजार करो। मुझे आगे चाहिए, हफ्ता नहीं चाहिए। नेक्स्ट वीक हम क्या करेंगे, वो गाएंगे तू फुल मोती है मैं तेरी खुशबू माइया। हाँ बिल्कुल, वाह वाह। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। मगर ब्रेक में जाने से पहले व्यूअर्स, काफी सीरियस टॉपिक है लेकिन डिस्कस करना जरूरी है। आज हम कैंसर की बात करेंगे बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जब पता चलता है पेरेंट्स को तो हाथ पांव फूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आती और कुछ पेरेंट्स तो गिव अप कर जाते हैं ट्राई करने से पहले ही। लेकिन अल्लाह ताला शिफा देने वाला है और हमारे बहुत ज्यादा काबिल डॉक्टर्स हैं जो इस बीमारी को बहुत अच्छी तरीके से फाइट करें और इंशाल्लाह जल्द इसका क्योर भी ढूंढ लेंगे। लेकिन ये इनक्योरेबल नहीं है। बच्चों का तो डेफिनेटली इसका इलाज हो सकता है और वो बेहतर भी हो सकते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम डॉक्टर साजिद ने कहा था। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, डॉक्टर साजिद मकबूल हमारे साथ डिस्कस करेंगे कैंसर। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो जरूर कॉल करें। ये सेगमेंट हम आप लोगों के लिए करते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ डॉक्टर साजिद मकबूल हैं और मैं सुबह से अनाउंस कर रही हूँ। डॉक्टर साहब के आने पे मैं इसलिए बार बार अनाउंस करती हूँ कि हम कौन सी बीमारी की बात करें, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि ओ हो मेरे भी सवाल थे और मैंने भी पूछना था। सुबह से मैं बता रही हूँ कि आज हम बात करेंगे कैंसर की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह इन लोगों ने कहना डॉक्टर साहब हम इतनी सीरियस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसी बीमारी है जिसपे माँ बाप के अक्सर हाथ पांव फूल जाते हैं और वो कहते हैं हम नहीं, अब हम क्या करेंगे। जी सही है। तो डॉक्टर साहब कुछ तो मिथ्स हैं कैंसर के बारे में जो हमने बस्ट करने हैं, लेकिन उससे पहले एक बात जो हम ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक आपके मुंह से ज्यादा बेहतर लगेगी ये बात, कि जब भी कोई बड़ी डेंजरस बीमारी या कोई हल्की फुल्की भी बीमारी हो तो वो कौन सी चीज है जो बच्चों को बचा जाती है। जी मेरे ख्याल में उनकी जो सेहत है, जो उनकी और सेहत जो है वो ग़िज़ा से बनती है और ग़िज़ा के अलावा और जो चीजें होती हैं उसमें हिफाजती टीके होते हैं, मगर बच्चों को मुनासिब ग़िज़ा देना बहुत ज़रूरी है और शुरू से ही उनको ये आदत डालनी चाहिए कि वो खाना खाएं। और हम बहुत खुशकिस्मत हैं इस मुल्क में कि हमारे पास खाने की हर किस्म का खाने की चीज़ मौजूद है
और जो हम खुद खाते हैं वही हमें बच्चों को खिलाना चाहिए। हमारे पास रोटी है, चावल है, सब्जी है, फल है, कीमा है, कचनार तक है। आपने इसका दरख्त आपके जानने वालों के पास भी लगा हुआ है? नहीं, मेरे घर में आपके घर में लगा हुआ है, सॉरी आई ओवरहर्ड। अच्छा, डॉक्टर साहब के घर में कचनार उगती है, तो अगर किसी को चाहिए डॉक्टर साहब से राब्ता करें। फूल भी है और सब्जी भी है। सब्जी भी। जी हाँ, बहुत खूबसूरत फूल होते हैं ये इसके। तो सेहत होनी बहुत जरूरी है बच्चों की, और उससे जो कुव्वत मुदाफ़अत है वो बढ़ती है। और फिर कुछ हमने तज़किरा बार बार किया है हिफाजती टीकों का, उससे भी कुव्वत मुदाफ़अत बढ़ती है। मगर ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी ग़िज़ा जिस बच्चे की होगी वो कोई भी बीमारी होगी उसका मुकाबला बहुत बेहतर कर सकता है, और जो कमज़ोर होगा या उसमें कमी होगी ग़िज़ा की, उसको वही तकलीफ ज़्यादा देर तक रहती है। मैं एक बात बताऊँ, मुझे इस बात पे वो तो ना, मैं उस दिन गई हुई थी डॉक्टर साहब के पास हमजा को चेक कराने के लिए, तो वहाँ पे एक खातून ने ना चिप्स का पैकेट खोला, तो वो खिला रही थी अपने बच्चे को, छोटी सी बिल्कुल बच्ची को। तो वो जो आपके जो रिसेप्शन पे होते हैं उन्होंने कहा ये ना खिलाएं, मतलब होता है ना कि मतलब एक वो जनरली किसी भी पेरेंट को ये होता है कि ये ना खिलाएं। तो बात ये चिप्स जो होते हैं वो कोई खाना नहीं, इट्स नॉट न्यूट्रिशियस, ना ही प्लेन व्हाइट चावल अक्सर लोग अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं। बिल्कुल जब बच्चा जब शुरू कर रहा होता है ठोस ग़िज़ा, उसमें तो आप व्हाइट चावल देते हैं मैश वैश करके दूध शूद में, लेकिन खुदा का वास्ता है बच्चों को वो चीज दें जिससे उनको न्यूट्रिशनल फायदा होता है। मतलब सब्जियां खिलाएं, फ्रूट खिलाएं, सेब नहीं खिलाएंगे, एक चिप्स का पैकेट खोल दें क्योंकि वो आसान होता है खिलाना। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, डॉक्टर साहब भी बार बार कहते हैं हिफाजती टीके, और अगर आप प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन देंगे, उनकी ग़िज़ा ठीक होगी, तो बच्चों को बड़ी से बड़ी बीमारी होगी इंशाल्लाह रिकवरी उससे हो जाएगी। लेकिन जब बॉडी नहीं मतलब सही चल रही, जुकाम पे ही बच्चा अगर निढाल हो रहा है, तो अल्लाह माफी दे अगर कोई ऐसी वैसी चीज होगी तो प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर साहब, कैंसर, हम सोचते हैं कि कैंसर बड़ों की बीमारी है, बच्चों की नहीं है, लेकिन इस पे आप क्या कहेंगे? जी, बदकिस्मती से ये बच्चों में भी हो जाती है। ये बहुत ज्यादा उसकी शरह तो नहीं है मगर हो जाती है, और कई मरतबा बहुत छोटे बच्चों को भी ये हो सकती है। तो मेरे ख्याल में आगाही होनी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। तो कुछ जो आमतौर पे जो पूछा जाता है कि अलामात क्या होती हैं, अब ये देखिएगा कि ये जरूरी नहीं है कि एक मैं उसकी कोई अलामत बताऊं और आप समझें कि बस मेरे बच्चे को खुदा न खास्ता कैंसर हो गया। ये सब हो तो आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। मसलन सबसे पहले तो ये है कि बच्चा जर्द हो जाता है, रंगत जर्द हो जाती है, यानी जिसको पेल कहते हैं हो जाता है, या उस कमजोर हो जाता है, उसको वीकनेस महसूस होती है। अब ये बहुत सी और बीमारियों में भी ये तकलीफ होती है, या जिस्म पे धब्बे पड़ जाते हैं, जिस तरह अभी खून के या चोट लगने पे धब्बे पड़ते हैं, उस तरह हो सकते हैं, या जिस्म में गिल्टियां महसूस होती हैं गर्दन में, चेहरे के पास या जिस्म के दूसरे हिस्सों में, या ये कि बच्चे को टांगों में बहुत शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है। अभी मैं इसलिए आपको जरा एहतियात से ये बता रहा हूं कि ये अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी टांगों में दर्द होता है, मगर खुदा न खास्ता हर एक को कैंसर तो नहीं होता। डॉक्टर साहब, मुझे भी होती थी ग्रोइंग पेन्स, अगर आपको याद है, बड़ा मम्मा पिटती थी कि बाहर रोती रहती है रात को, टांग बहुत से बच्चों को होती है, मगर मैं सिर्फ बता ही रहा हूं कि वो उसकी तशखीस तो फिर डॉक्टर ही करता है। अगर ये 3, 4, 5 चीजें इकट्ठी हों तो फिर उसका चांस जो है वो जरा ज्यादा हो जाता है। इसलिए अगर ये बच्चा कमजोर भी लगता है और निढाल भी है और उसकी रंगत भी जर्द है, उसको कुछ गिल्टियां भी निकली हैं, टांगों में भी दर्द है, बुखार भी हो रहा है, बार बार जरासीम हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो रही है, तो फिर ये सब चीजें जब इकट्ठी होती हैं तब ज्यादा चांस होता है। डॉक्टर साहब, कौन से कैंसर्स हैं जो बच्चों में कॉमन होते हैं? लुकीमिया मेरे ख्याल से। जी, लुकीमिया जो खून का कैंसर जिसको कहते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन है। और उसके अलावा कौन कौन से? उसके अलावा ग्लैंड्स का होता है जिसको लिम्फोमा कहते हैं। यहाँ पर गर्दन में जिसको गुदूद से कहते हैं गिल्टियां होती हैं, लिम्फ नोड्स जिसको कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं, वो भी बहुत इसके बाद दूसरे नंबर पे वो होता है। तो डॉक्टर साहब, क्या कैंसर के साथ बच्चा पैदा हो सकता है, या आप समझ रहे हैं कि पैदाइश से ही कि बच्चे को कैंसर? जी, पैदाइश पे बहुत कम कैंसर होता है, बहुत ही कम। आमतौर पे पहले कुछ सालों में हो सकता है, बहुत छोटे बच्चों को हो जाता है, और वैसे तो तमाम बचपन में हो सकता है, बट आमतौर पे छोटे बच्चों में होता है, पहले 5 साल के अंदर। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बच्चा अब डायग्नोज हो गया कैंसर, डॉक्टर के पास लेके गए,
वो टेस्ट क्या है जिनसे पता चलता है? चल पहले वो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। जी हाँ, एक तो ये है कि पहले आपको अगर ऐसे महसूस हो कि बच्चे को है तो पहले उसका चेक कराना चाहिए, क्योंकि टेस्ट से पहले उसका मुआयना होता है। जब मुआयना होता है तो उसमें भी बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिस तरह डॉक्टरों को उससे मालूम हो जाता है, मसलन उसकी तिल्ली या उसका जिगर बड़ा हो सकता है, लिम्फ नोड्स यानी जो गिल्टियां जिनको हम कहते हैं वो हो सकती हैं, और जल्द में हो सकती हैं अलामात, खून की कमी की अलामात हो सकती हैं। सो मुआयने पे भी मालूम होता है, और उसके बाद फिर जो तशखीस होती है वो आमतौर पे सबसे पहली जो है वो खून के टेस्ट से होती है, यानी आपके जो सेल्स हैं वो देखे जाते हैं जिसको हम व्हाइट सेल्स कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अब बड़ी मुश्किल चीज है, अपने आप की कोई ऐसी वैसी बीमारी पता हो तो बंदा परेशान हो जाता है, तो जब अपनी औलाद को हो तो वो तो बाकायदा हाथ पांव फूल जाते हैं, इंसान को समझ नहीं आती, मतलब सोच के हौल उठने शुरू हो जाते हैं कि खुदा ना खास्ता तो हो जाए, अब क्या करे बंदा? जी, मैंने बताया ना कि तशखीस के मराहिल से पहले गुजरना पड़ता है। जरूरी नहीं कि हो, मगर अगर उसके सेल्स खून के टेस्ट में सेल्स में ऐसे आ रहे हों सेल्स जिससे कैंसर की तशखीस हो, तो कई मरतबा हमें उसके साथ ये बोन मैरो का टेस्ट करना पड़ता है। बोन मैरो आप समझते हैं गूदा जिसमें खून बनता है, आमतौर पे हम बच्चों की यहाँ टांग में से वो ले लेते हैं, यहाँ या हिप बोन से ले लेते हैं, और उसके बाद कभी कभार बायोप्सी भी करनी पड़ती है। बायोप्सी आपको मालूम है एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं उसमें से, जो अगर गुदूद बड़ी हो तो उसमें से, और फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। मगर अगर तशखीस हो जाए, कंफर्म हो जाए, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अगर जरा सा भी आपको शक हो तो बहुत पहले आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जितनी जल्दी इसकी तशखीस होगी उतना उसका इलाज बेहतर भी होगा और उसके ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। जितना आप इंतजार करते रहेंगे उतनी आपको मुश्किल होगी। दूसरी वजह जो मुश्किलात होती हैं वालिदैन को, ये तो है वाकई कि जिसको हो जाए तो उसके लिए और उसके खानदान के लिए बहुत परेशानी का बायस तो है, मगर जल्दी अगर उसकी तशखीस हो जाए तो उसका इलाज मुमकिन है। ये बहुत जरूरी है, अगर जल्दी तशखीस होकर उसका इलाज न सिर्फ मुमकिन है बल्कि उस इलाज से वो ठीक भी हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब फिर इलाज की तरफ आते हैं, इलाज क्या है कैंसर? इलाज उसका मुख्तलिफ बच्चों में, क्योंकि देखिए बड़ों में तो हमें पता है कि कीमो है, रेडिएशन है, जी, तो बच्चों में क्या है? बच्चों में भी तकरीबन वही है, क्योंकि दवाइयाँ थोड़ी सी वही होती हैं जो बड़ों के लिए होती हैं, कुछ फर्क होती हैं, और आमतौर पे इसी तरह कीमोथेरेपी ही दी जाती है, और बहुत कम केसेस में रेडिएशन भी दी जाती है। तकरीबन वही इलाज है जो बड़ों का है, मगर बच्चों में ऐसा है कि उसकी इलाज स्टेप्स में किया जाता है, और उसके साथ उनका जो प्रोग्रेस है उसको देखा जाता है कि कैसे उसको इलाज से उसको कैसे फायदा हो रहा है और किस तरह वो उसका असर हो रहा है दवाई का। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ये कि इलाज बड़ा महंगा होता है, और जब घर में और भी बच्चे हों तो, और जिस स्टेज पे जब छोटे बच्चे को होता है तो उस स्टेज पे लोग अपने काम में भी इतने स्टैब्लिश नहीं होते, तो क्या गवर्नमेंट और क्या दूसरे इदारे हेल्प आउट करते हैं इस मामले में? जी हाँ, सही कह रही हैं। मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि कभी कभी लोगों को पता चलता है और वो फिर सोचते हैं कि भाई हमारे 4 और बच्चे हैं, अगर हमने इसके ऊपर सारा खर्चा कर दिया तो ये इनका क्या होगा, और हो सकता है बच्चा बचे ना बचे। ऑफकोर्स मैं बहुत लेटर स्टेज की बात कर रही हूँ जब लोग इलाज कराने की कोशिश करते हैं, और महंगा, क्योंकि कीमोथेरेपी है तो बड़ी महंगी। जी महंगी है, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसमें एक तो बात मैं बताना चाहूंगा वो ये है कि और मसला ये होता है कि कई लोग उस तशखीस को कई मरतब मानते नहीं है कि वो वाकई सही है या नहीं, और दूसरा कई मरतबे वो इधर उधर से और तरह की दवाइयां लेने की कोशिश करते हैं। मसलन अपने तौर पे जड़ी बूटियों से इलाज करा लिया, किसी और यानी कहा कि अच्छा भाई हम फूंक देते हैं और ये ठीक हो जाएगा, या वहां चले जाओ या वहां चले जाओ, तो वो इलाज जो है उसमें वो मैंने कई केसेस को देखा है पिछले कई सालों में, जो सिर्फ इस वजह से कि इधर उधर बेचारों को गलत बताते रहते हैं कि ये खा लो तो ठीक हो जाएगा, ये कर लो, तो वो तशखीस के बाद फिर बहुत ज्यादा देर तक इधर उधर जो हम समझते हैं नामुनासिब इलाज करते रहते हैं। तो एक तो ये है कि इलाज करवा लेना चाहिए,
ये भी सही है कि कीमोथेरेपी है, इलाज सख्त है, ये भी सही है। ये भी सही है कि इलाज महंगा है, मगर जो सरकारी अस्पताल हैं, हमारे जो हुकूमती सरकारी अस्पताल हैं, खास तौर पे पंजाब में, मगर पूरे मुल्क में, वहां पर हर एक अस्पताल में उसके लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया हुआ है, जिससे वहां से उसको मुफ्त इलाज मिल जाता है। और अगर वहां से नहीं मिलता तो कोई और कुछ प्राइवेट अस्पताल भी हैं जहां से मुफ्त इलाज का इंतजाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, नीलम की कॉल है, उनकी कॉल ले लेते हैं और फिर उनके सवाल का जवाब हम ब्रेक के बाद देंगे। रिमिशन क्या होती है, बच्चों के केस में ये क्या होता है, और ऑल्सो कि अगर एक दफा बच्चे को हो जाए क्या वापस होता है, ये भी हमने जानना है। डॉक्टर साहब से हमारे साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम नीलम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है। आप? बिल्कुल ठीक। नीलम बताएं आपका सवाल क्या है डॉक्टर साहब से? जुगन, मेरा बेटा है तकरीबन 8-9 साल का। ठीक है। तो वो ना तकरीबन ऐसे ही कि वो उसको हल्का हल्का ना फीवर रहता था। जी नीलम। तो मैंने उसको डॉक्टर को चेक करवाया, तो उन्होंने उस टाइम फिर उसके टेस्ट वगैरह करवाए, तो उन्होंने कहा कि इसको ना टाइफाइड बुखार है। तो उनको तकरीबन 2 हफ्ते तक वो उसको मेडिसिन देते रहे। नीलम तो अब ना वो नीलम प्लीज बात कंप्लीट करें ना, वो हम ऑनर हैं। वो अक्सर ये कहता है कि मेरे सर में दर्द होती है, तो उसकी आंखों के नीचे ना हल्के से भी हैं, तो बहुत वीक हो गया। अब पढ़ाई में भी काफी डल होता जा रहा है। तो आप डॉक्टर साहब कुछ पूछना है आपने नीलम से? जी, मगर सिर्फ यही है, टाइफाइड और कमजोरी की बात कर रही हैं कि कोई और भी तकलीफ है? गले में गिल्टियां भी हैं शायद नीलम। नहीं, उन्होंने कहा था। नीलम जी, उसके गले में जी उसके गले में साइड पे ना कानों के पीछे गिल्टियां सी भी हैं, और उसके भी उन्होंने टेस्ट किए थे। उन्होंने कहा था ये कुछ कोई नहीं है, ये कुदरती तौर पे कोई फिल्टर से होते हैं, ऐसी कोई उन्होंने डॉक्टर ने बात कही थी। लेकिन ये है कि वो बहुत आगे से बहुत ज्यादा वीक हो गया, उसका कलर भी ऐसे येलो येलो है, और आंखों के नीचे हल्के भी हैं। अक्सर सर में दर्द की कहता है, मेरे सर में दर्द है, तो चिड़चिड़ा हो जाता है। जी, आप ये कोशिश करें कि वो जो आपने टेस्ट किए हैं उनको फिर डॉक्टर साहब को दिखा दें, क्योंकि ये जो सब अलामात आप बता रही हैं ये टाइफाइड में हो सकती हैं, और हो सकता है उसको टाइफाइड हो और उसको खून की कमी हो, जिस वजह से ये सारी तकालीफ हो रही हैं, और जरूरी नहीं है कि कोई ऐसी बात हो। तो इसलिए आप टेस्ट जरूर करवा लीजिए उसके, और देख लीजिए कि उसको खून की कमी और कमजोरी लगती है। चलिए डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। नीलम व्यू, जब आप लोग कॉल करें तो बड़ा अपना जो सवाल है वो जरूर बताया करें, वरना हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो रिमिशन क्या है और मजीद और डिटेल्स कैंसर के बारे में अगर आपने भी कॉल करनी है तो जरूर करें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत से मैसेजेस और प्यारे प्यारे पैगाम आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, कॉम्प्लीमेंट टू यू के लोग ये लिख रहे हैं कि लास्ट टाइम जो आई से रिलेटेड हमने आंखों की मसाइल के बारे में बात की थी, बहुत से लोगों ने उसको भी देखा, और आज भी बहुत से लोग देख रहे हैं जो हम कैंसर से रिलेटेड बात कर रहे हैं। असल में हम बड़ों के कैंसर की हमेशा बात करते हैं, बच्चों को इस मामले में निगलेक्ट कर जाते हैं, और ये बड़ी एक ट्रेजेडी है हमारे मुल्क में कि चिल्ड्रंस हेल्थ एक बड़ा इग्नोर्ड सेक्टर है मीडिया में। गवर्नमेंट बहुत से चीजें कर रही है, और जैसे कि डॉक्टर साहब भी बार बार आके बताते हैं, इवन दो ही हैज हिज ओन प्रैक्टिस, बट हमेशा आके वो कहते हैं कि जो हिफाजती टीके जितनी हमारी गवर्नमेंट ने फ्री में हमें दिए जाते हैं, जो हमारी हेल्थ सर्विसेज हैं, वो शायद कहीं करते होंगे। सो वी शुड बी वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ दैट। एंड चिल्ड्रंस हेल्थ की खैर हम लोग जिम्मेदारी उठा रही है। वी होप दैट अदर शोज विल ऑल्सो टेक ऑन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। डॉक्टर साहब आते हैं रिमिशन की तरफ। बच्चों की रिमिशन मतलब रिमिशन है क्या, और बच्चों के उसमें ये कितना कॉमन दखल होता है रिमिशन का? जी, यूं होता है ना कि आप एक इलाज, एक बच्चे की तशखीस जब हो जाती है तो एक प्लान के तहत आप उसको इलाज शुरू करते हैं, और आपका मकसद ये होता है कि वो उससे
वो जो बीमारी है उसका जो प्रोग्रेस है वो बढ़ने की जो उसकी रफ्तार है वो उसको रोक दिया जाए। और जब वो रोक देते हैं तो फिर हमें टेस्ट से मालूम होता है या बोन मैरो के मुआयने से मालूम होता है कि अब वो कैंसर की वहां पर हमारे पास कोई सेल नहीं मिल रहा है और कोई हमें मालूम नहीं हो रहा, तो इसको हम रिमिशन कहते हैं। यानी जब हमने उसको रोक दिया होता है या वो रुक जाता है कैंसर, तो उस वहां पर पहुंचा के फिर हम दवाइयां जो हैं उसमें कुछ रद्दोबदल करते हैं। जो डॉक्टर साहिबान इसको डील करते हैं, उसमें भी स्पेशलिस्ट होते हैं जो डील करते हैं, और फिर उसके बाद उसको आप ट्रीटमेंट देते हैं ताकि बाद में मजीद वो वापस ना आ जाए या कहीं ऐसे जिस्म के हिस्से में वो कोई सेल्स रह जाएं कैंसर के, उनको भी खत्म किया जा सके। तो डॉक्टर साहब, बच्चे को जब होता है तो क्या वो वापस फिर से हो सकता है? जी, यही खतरा होता है जिस तरह बड़ों में होता है। इस तरह है कि जिस तरह जब हम दवाइयां देते हैं और दवाइयां देकर जिसमें कीमोथेरेपी है और दवाइयां देते हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि कहीं पे भी वो सेल जिस्म में रह न जाएं। और हमें मालूम होता है कि एक या दो जगह ऐसी होती हैं जहां पर वो रह सकते हैं, यानी छुप सकते हैं। आप यूं समझ लीजिए कैंसर सेल्स जो हैं वो छुप जाते हैं, और अगर उसका इलाज वहां छोड़ दिया जाए तो फिर दोबारा वो, इसी तरह आपने ये टर्म सुनी होगी ना, स्प्रेडिंग लाइक कैंसर, यानी एकदम से फैल जाना। तो वो सेल्स उनका नेचर ही होता है कि वो मल्टीप्लाई करते हैं, बढ़ते रहते हैं, इसलिए उसको टारगेट करना, यानी उसको भी वहां से जिस्म से निकालना, ये हमारा मकसद होता है। डॉक्टर साहब, टू कंक्लूड द कॉन्वर्सेशन, ये वाला आज का प्रोग्राम है, काश हम पूरा प्रोग्राम ही इसको डेडिकेट करते थे, बट जस्ट ताकि हम व्यूअर्स को एक बात, जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये कहना था कि व्यूअर्स बच्चों की उनका सेहत का ख्याल रखें, हिफाजती टीके लगाएं। कैंसर का कोई हिफाजती टीके तो नहीं है डॉक्टर साहब? वेल, हेपेटाइटिस बी एक किस्म के कैंसर का है, मगर वो बड़ों का कैंसर होता है, जिगर का। एक वैक्सीन ये है और एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो खवातीन में भी और अब तो बच्चों में भी दी जाती है, जो कैंसर बाद में हो सकता है उसकी हिफाजत। सो 2 वैक्सीन तो ऐसी हैं जो कैंसर के खिलाफ हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर आप बात को कंक्लूड करते हैं, अगर कुछ सेहत ठीक होनी चाहिए जिसमें ग़िज़ा और हिफाजती टीके लगने चाहिए, तशखीस जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए, इलाज मुमकिन है और इलाज से बच्चा ठीक हो सकता है, इसलिए नाउमीदी या मायूसी नहीं होनी चाहिए। जल्द से जल्द अगर आपको शक हो तो अपने मुआलिज से रुजू कर लें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। व्यूअर्स, ये सब बातें अपनी जगह, ये तो डॉक्टर साहब की का बड़ापन है कि वो हमेशा आके हमारे साथ ऐसे ऐसे टॉपिक्स को भी कभी टच अपॉन करते हैं जो बड़े पेनफुल होते हैं डिस्कस करने, क्योंकि बच्चों में तो हमारी जान होती है, असल में तो जान बच्चों में ही होती है हमारी, और उनको कुछ भी हो बड़ा एक स्ट्रेसफुल टाइम होता है। लेकिन एक और चीज इसका पेरेंट्स को ख्याल रखना पड़ता है जो बड़ी आसान है कहना और करना अजियतनाक है, और वो ये है कि बच्चों को डिसहार्टन नहीं करना, उनके सामने रोना, पिटना, अपसेट होना, हाय हाय करना। बच्चे ऑलरेडी फिजिकली एक टॉर्चर से गुजर रहे होते हैं, इमोशनली उनको टॉर्चर नहीं करना। बच्चा जब बीमार हो तो सबसे बड़ा टेस्ट तो माँ बाप के लिए होता है कि उनको मुस्कुरा के थोड़ा नॉर्मल रहना होता है, ताकि बच्चे को भी वो हिम्मत दे, क्योंकि हमारी हिम्मत पे ही तो बच्चे आगे चलते हैं। तो व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात मेरी बहुत ही प्यारी सहेली सोफिया से होगी। जी हाँ, आज सोफिया अहमद हमारे साथ है, उनसे मिलेंगे और आज आप जो सवाल फेसबुक पे पूछेंगे उनके जवाब देंगे, और नेक्स्ट वीक फिर हम किसी जरा सीरियस इलनेस को आगे लेके चलेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। शदीद जोर के फोटो सेशन के बाद जो हमने जल्दी से किया, फोनों की बैटरियां हमारी दोनों की खत्म हो गई, फिर हमने लोगों को बुलाया कि हमारी तस्वीरें खींचे, उसके बाद फिर हमने सोचा अब ऑन एयर वापस आ जाते हैं क्योंकि व्यूअर्स भी वेट कर रहे होंगे। तो एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल,
द वेरी टैलेंटेड लुकिंग एट मी विद टेढ़ी आंखें सोफिया अहमद अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इतनी सारी बातें कहने की क्या जरूरत थी, तो सब कुछ अंडरस्टूड है, सबको पता है। सबको पता है। सोफिया ने, अच्छा मैंने आपको पे व्यूअर्स बताना, ये रोमांस मेरा और सोफिया का जो चल रहा है, जो मैंने आपको बताना है, ये हमने फेसबुक पे अभी हम ये हरकत कर रहे हैं, अपलोड कर दे फौरन। सोफिया ने लिखा गोइंग ऑन एयर लाइव एट पीटीवी विद माई लव जुगन काजिम। मैंने लिखा एंड यू आर माई लव। आगे से उसने लिखा मुआ। मैंने कहा हुन बस कर दे सोफी, ऐवी लोग परेशान होंगे कि दोनों पागल ही हो गए ना। हाँ, कि पता नहीं क्या चक्कर चल रहा है आजकल, तो बहुत सारी चीजें हाँ अजीब सी हैं। अच्छा मूविंग ऑन। आई लव हनी बाबा ने लिखा है आई वॉन्ट टू, बिकॉज आज हमने आपको सिर्फ व्यूअर्स चॉइस डिमांड के बदले को मद्देनजर रखते हुए बुलाया, तो जो ये सवाल पूछेंगे हम आपसे पूछेंगे, और मतलब आज सवाल पूछेंगे वो हम नहीं पूछेंगे। आज सारे सवाल जो है वो इन्होंने पूछने हैं, यानी आज अच्छे सवाल होंगे जी। तो नाम और रेफरेंस देके आपको, आई एम हनी बाबा, आई वॉन्ट टू आस्क सोफिया हाउ डिड शी स्टार्ट हर मॉडलिंग करियर। वैसे करोड़ दफा तुम बता चुकी हो, है ना, लेकिन हनी बाबा का नाम मजे का इसमें काफी। आई लव हनी बाबा। कौन सा हनी है ये? आई लव हनी बाबा नाम है। अच्छा, नाम है ये उसका? हनी बाबा, हाँ जी। अच्छा हनी, मैंने तो ऐसे तुके से स्टार्ट कर दिया था। एक दफा फरिया अल्ताफ ऑडिशन ले रही थी और मैं सिलेक्ट हो गई और नबीला ने मेरा कट कर दिया और यूं काम शुरू हो गया। बल्कि अभी पिछले दिनों मेरी नबीला से मुलाकात हुई और मैंने उसको कहा कि थैंक यू वेरी मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। उसने कहा कि डू यू स्टिल रिमेम्बर मी? मैंने कहा यस, क्योंकि तुमने मेरे सबसे बड़े जो इतने लंबे बाल थे तुमने काटे थे, तुम्हें मैं भूल नहीं सकती, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मैं हूँ इस फील्ड में। बड़ा अच्छा लगा मुझे ना, दोबारा से मुलाकात हुई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आप एक एक स्टेप लेके आते हैं, तो नबीला भी उनमें से एक है, सही, फरिया अल्ताफ भी उनमें से एक है, तारिक में, जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया था। सब जो हमारी इंडस्ट्री के, हाँ, मतलब उस वक्त नहीं था बड़े पता, नाम है। उस वक्त नहीं था पता कि बहुत बहुत बड़े बड़े नाम है। तो अब समझ आई कि यार ये मेरी किस्मत अच्छी थी कि इतने अच्छे लोगों के साथ काम स्टार्ट किया और उन्होंने लॉन्च किया। और उन्होंने लॉन्च किया, बिल्कुल। अच्छा, सो अनदर क्वेश्चन इज सुमेरा गुल, सोफिया अहमद आप शादी कब करेंगी? जब जुगन मेरे लिए रिश्ता ढूंढेगी और पीटीवी के मॉर्निंग शो में मेरी शादी होगी, क्योंकि हर जगह पे शादियां होती हैं, एक नहीं होती तो यहाँ पे नहीं होती, तो मैं अपनी कुर्बानी दूंगी। वेरी एंटी डूइंग शादी ऑन एयर, वी आर एंटी शादी। नहीं देखो, कुछ रस्में कर देना। ये तो ना करने वाली बात है, ये वो वाली बात है, ये अवॉइड करना चाह रही है शादी, तो इस वजह से ये अब हमें ऑनर का कह रही है, क्योंकि उसको पता है हम ऑनर करा नहीं सकते। अच्छा नहीं, इसका कोई सीरियस जवाब चाहिए आपको या बड़ी जोर का? जोर का तो भी नहीं आया मुझे। जोर का सीरियस जवाब। अच्छा पता बात क्या जुगन, मेरी प्रायोरिटी में शादी है नहीं है, और माशाल्लाह आपको पता ही है, आपको तो खैर बहुत ज्यादा पता है कि इब्राहिम है मेरी जिंदगी में, और उसका हर 4-5 दिन के बाद एक सवाल जरूर होता है कि मामा आप शादी तो नहीं करोगी? तो मेरा हाल है कि मुझे शादी की जरूरत नहीं है, इसलिए ये जो है ना सफा मैंने निकाल दिया हुआ है। मेरा बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह उसे जिंदगी दे, और मैं काम करती रहूं बस। अच्छा, मैं इतनी को फिट रहूं कि काम करती रहूं। आप मुश्किल है कि फिट ना भी रहें, क्योंकि हम सबकी दुआएं और बहुत सा प्यार आपके साथ है, बिल्कुल। लेकिन सो एज अ फ्रेंड एंड एज अ सिस्टर आई विल से वन थिंग, मैंने हमजा को अकेले पाला है और माशाल्लाह इट्स बीन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। बिल्कुल। लेकिन जो सपोर्ट फैसल से मुझे मिलती है, एक इमोशनल सपोर्ट, और साथ में, और कभी हमजा नहीं बात सुनता, आपको भी पता है, कभी कभी इब्राहिम जब नहीं हत्ते चढ़ रहा होता तो फिर थोड़ा सा वो होता, बंदा फील करता है कि यार कोई और हो जो थोड़ा सा गाइड कॉप बन जाए। एंड सो इवन, और ये बात तो मैंने भी जब आप मिले फैसल को एंड ऑल दैट स्टफ, तो यही हमारी बात हुई थी कि ठीक है, इफ यू मीट समवन नाइस वन डे मे बी यू विल कंसिडर। सही। अभी तो आप जरा अभी तो है ना बहुत जोश में नहीं, लेकिन माशाल्लाह जुगन अल्लाह जिंदगी दे और हमेशा आपको इसी तरह खुश रखे। फैसल भाई से जिस दिन मेरी पहले दिन मुलाकात हुई थी, मैं उसी दिन, अब लाइक हम लोग भी फिरते हैं, देखते हैं बहुत सारे लोगों को, तो माशाल्लाह 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 नजर ना लगे, फैसल भाई जैसा दोबारा मिलना या ढूंढना जरा मुश्किल काम है। मुझे नहीं दोबारा कोई मिलेगा इस तरह का, लेकिन आपके लिए तो हम ढूंढ सकते हैं। उनकी जो है ना कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, फिर एक्सपोजर है उनका, फिर जो उनका लेवल है सोच का, बात का, वो बड़े कम बंदे आवाजें आ रही है कि हमारा भी यही ओपिनियन है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मेहरबानी आपकी, मैं तो बड़ी बुरी हूँ ना। वो असल में सबका फ्रेंड बन गया यहाँ पे फैसल, तो अब मेरी कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक बात, घर की मुर्गी हाउस चिकन लाइक लेंटल सूप, घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा जी, सोफिया जी ये बताइए कि आप इतनी खूबसूरत क्यों लगती हैं? नीलम मुनीर। ओहो नीलम, यानी कि आप खूबसूरती का राज जानना चाह रही हैं ना, तो तुम्हें कभी वजन चढ़ता है ना, तुम्हारे को कभी कुछ तुम्हें होता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ नहीं, बीच में चढ़ा भी था जुगन, याद नहीं कब चढ़ा था? इब्राहिम की दफा 65 हो गया था,
लेकिन 2-3 चीजें मैंने नोट की हैं कि जो बहुत जरूरी है लाइफ में, और वो ये है कि आप पिछला जो गुजर चुका है उसके ऊपर रोए मत। इसके साथ ही पर्ल हनी ने भी कहा है कि आप बहुत यंग लगती हैं और माशाल्लाह आपकी लुक भी बहुत अच्छी है, तो ये भी वही सवाल पूछे। मैंने कहा दोनों का नाम लेके। अच्छा, इन दोनों को यकीन है कि मैं +50 हूँ? हाँ, अल्लाह माफी इन देखिए। दोनों को ये यकीन है कि मैं लगती यंग हूँ, मैं हूँ नहीं हूँ। हालांकि अब हमारी उम्र बोथ नॉट 16, ठीक है, बट हम 50 और 40 से तो अभी बहुत दूर। अच्छा नहीं, लेकिन एक बात है, देखो हमने जो लाइफ गुजारी है वो प्लस कर लो ना, वो 32 करके तो वो 64 तो बन जाती है। या अल्लाह नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं करना। अपनी रूह को भी मैंने इतना बुरा नहीं करना। आप करने मैं नहीं करी सोफी, सॉरी। लेकिन एक चीज है, मैंने 2-3 चीजें जो टोट के आजमाए अभी रिसेंटली, जिसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा, वो एक तो मैं शोर मचा मचा के कहती हूँ कि ब्रायलर खाना बंद कर दो, क्योंकि ब्रायलर जो है ना उससे बहुत सारी चीजें खराब होती हैं, फेस भी उसमें शामिल है। और उसके अलावा ये है कि मैंने अपनी जिंदगी के गुजरे हुए बहुत सारे जो चैप्टर है उनको बिल्कुल फाड़ के फेंक दिया है, जिससे मेरी जिंदगी में बहुत सुकून आ गया। अच्छा। बिल्कुल। हाँ जी। तो आप जब अपने प्रेजेंट में जीना शुरू कर देते हैं, फिर आपको पीछे की वो नहीं रहती है, और जुगन की हंसी जो है ना मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, मुझे बात नहीं करने देगी। जहां मैं थोड़ा फलसफा झाड़ने की कोशिश करूंगी ना, वहां पे मैं इसको जानती हूँ ना, हम दोनों जो है हाफ द टाइम तो हमारे अफलातूनों वाली हरकत होती है और बाकी वक्त हम अपने अफलातून वाली हरकत को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो इस वजह से ये जो सीरियस गुफ्तगू होती है ना, मुझे लगता है हजम नहीं होती सोफी बड़ी हो गई है माँ है ना, अकेली बड़ी हो गई है ये वाला सब। सदके चले ही ना जाना। ना चलिए, मैं निकल ही ना जाऊंगी। अच्छा सुनो जुगन, सीरियस बात। सीरियस बात। हाँ यार मैंने वेट लूज करना है, सीरियसली करना क्या मतलब? कसम से करना है, और ऑन एयर पूछूंगी तो शायद कोई टोटका बता भी दोगी। मैं 18,000 दफा बता चुकी हूँ, मुंह बंद और एक्सरसाइज, इसको सबको चाहिए तो सब भी कहते हैं, तो सब जो कहते हैं वो चीज काम करती है तो करना चाहिए ना। अच्छा सुनो, ये 50 इयर्स का जो आपने निस्फ सदी का किस्सा शुरू किया है, इसकी वजह से मुझे बुलाया? इसके कुछ सालों में तो आप भी एडिड हैं, क्योंकि आप क्योंकि उन्होंने तो 50 का बना दिया लेकिन है नहीं, लेकिन तो मुझे लगा कि मैं भी इसके साथ शामिल हूँ। बड़ा अच्छा टाइम है ये। बट जो बताओ, सोफी यू हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस पीटीवी के साथ काम करने का, और आप करती रहती हो, हमारी सारी मेजर ट्रांसमिशंस का आप हिस्सा होते हो, मॉर्निंग शो का भी मेजरली हिस्सा। मैंने नोट की जुगन, जो बहुत सारे मॉर्निंग शोज होते हैं ना, तो उसमें मुझे भी एक दफा बड़ा जोश चढ़ा कि अच्छा यार मुझे भी कोई शो मिलना चाहिए, मैं भी करूं, मैं भी। अच्छा मुझे समझ आई कि उसमें पाकिस्तान टेलीविजन के साथ काम करना जहां मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल था, वहां उसमें ये भी था कि पीटीवी आपको छिचोड़पुना नहीं करने देता, आपको स्लैंग चीजें नहीं बोलने देता, आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करने देता, और आपको घटिया नहीं होने देता, तो जिसकी वजह से आप कहीं और मॉर्निंग शो नहीं कर सकते। तो ये मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान टेलीविजन की ये मेरी जिंदगी पे एक बहुत बड़ा एहसान है उसका, कि मैं आज जो भी कर रही हूँ, जो भी कमाया है मैंने, जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो पीटीवी के जितने भी मुनीजा आपा से लेके और ख्वाजा साहब से लेके और अयूब खावर साहब, तारिक जमील साहब, ये वो लोग थे जिन्होंने हमें सही पन तोड़ के सूत्र कर दिया था हमें कि लिपस्टिक ये नहीं होनी चाहिए, आई शेड ऐसे नहीं होने चाहिए, बाल ऐसे नहीं होने चाहिए, दुपट्टा इतना होना चाहिए। तो वो जो पिछले वो 8-10 साल का उनका था ना, उस टाइम का एक्सपीरियंस वो बहुत काम आया है। एंड सो देखो, अब आप द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट यू इज, चाहे आप रमजान ट्रांसमिशन कर रहे हो, चाहे आप ईद ट्रांसमिशन कर रहे हो, चाहे आप एडजस्ट करते हैं उसमें, हर चीज में आप अपने आप को मैनेज कर लेते हो, जो दूसरे एंकर्स नहीं कर पाते। आप स्पेशली सीरियस में तो बिल्कुल नहीं कर पाते। हाँ, जो जरा थोड़ा वो होता है जॉली सा काम, उसमें हर कोई एडजस्ट हो जाता है। अच्छा जो एक काम मुझे अभी तक नहीं आया, मॉर्निंग शो पे डांस करना नहीं आया मुझे। सॉरी, मुझे भी नहीं आया। पिछले दिनों मुझे ना इनवाइट किया किसी ने कि जी आपने मेरा शो करना है, रिकॉर्डेड एज गेस्ट है। मैंने कहा चलिए ठीक है, मैं आ रहा था। कहा डांस करें, मैंने कहा मैं क्यों करूं डांस, मैंने कहा मैं अपने प्रोग्राम में नहीं डांस करती भाई, खड़े होके किसी को दाद देना, क्लैप करना, इट्स ओके, आई डोंट वांट टू डांस भाई, व्हाई शुड आई डांस। मैं हम फैमिली की शादियों पर नहीं हमारी वो इजाजत। हाँ मतलब बचपन में कहीं शायद को भी कोई लुड्डी डाली हो, अब तो वो भी नहीं आती। लुड्डी डालने का कितना मजा आता है, लुड्डियां बिल्कुल खत्म हो गई है, कोई लुड्डी नहीं डालता। नहीं, आजकल तो शादियों का काफी सीजन चल रहा है। हाँ, तो इन लॉज में कोई शादी वादी आई नहीं है? आई थी ना, फैसल के कजन की शादी थी, वहाँ पे बॉयज ने इतना भंगड़ा डाला कि लड़कियों को मौका ही नहीं मिला लुड्डी डालने का। मैं बार मैंने कहा मैं ये करूँ, मतलब ये देख लो कि लड़कियां माशाल्लाह तेज हो गए, ऐसे ऐसे करूंगी। तो इसका मतलब है कि हमजा और इब्राहिम जब तक बड़े होंगे तो फुल टाइम माओ का नाम रोशन करेंगे इंशाल्लाह। छोटी सी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सोफी हमारे साथ है। मुनीरा बिल्कुल भी खाने पकाने में तवज्जो नहीं दे रही, इधर देखने बहुत भूख लगी हुई है मुझे तो। हाँ। नहीं बस मैं तो आते हुए भी उससे जो है ना कुछ गाजरें शाजरें खा के आई हूँ। वो खीरा था जो आपने खाया था। मिलते हैं ब्रेक के बाद व्यूअर्स, मैं इनकी कलर ब्लाइंडनेस का हल निकालती हूँ।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। सोफिया मुझसे ब्रेक में लड़ रही थी, पूरी हमारी टीम को ताने मार रही थी। इनको 2-3 दवाइयां खिला के मैंने कंट्रोल में लेके आई हूँ। बड़ा मुश्किल होता है इनके साथ काम करना। ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे लोग याद करा देती हैं लोगों को कि दिल भस्मा जाता है। राइट सो मुझे खुद भी बहुत याद आ रहे थे कुछ लोग, और खासतौर पे उनकी जो ड्रेसिंग और जो उनके शोक कलर चॉइस, तो मुझे बड़ा और उनकी शोखिया तो मतलब कमाल थी ना। हाँ जी, बड़ी दूर दूर तक लोग खुश हुए हैं। चलो अब आगे चलते हैं, इससे पहले कि नौकरी चली जाए। मुनीरा कितनी खुश है? मुनीरा आप कितनी खुश हो रही हैं? वैसे आप लोग मुनीरा भी जानती है ना लोगों को, मगर मुनीरा से ज्यादा शौक और चंचल कम ही को लोग हैं। होना चाहिए, इंसान को लाइवली होना चाहिए। शौक और चंचल ठीक है, लेकिन शोखा नहीं होना चाहिए। हाँ, शोखा नहीं होना चाहिए। वो ऐसे भी लोग। Agree। हाँ जी, मेरे ख्याल से अब मैं रुक जाती हूँ। ठीक है। हाँ जी, सिचुएशन क्या है? बस दम पे बस इसको अब डिश आउट करना है। अगर आप कहें तो डिश आउट कर देते। नहीं, अगर वो तैयार हो रहा है तो तैयार dish है, out क्योंकि कर- कुछ ना बहुत जल्दी हो जाती है। बस ठीक है, आप डिश आउट कर लें। ठीक है। आपका थैंक यू, क्योंकि मेरे ख्याल से यहाँ बात हो ही गई है और काम डन हो ही गया है। बिल्कुल हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। Thank सो यस you like the Kachnars? अच्छा, Do you know about Kachnars? नो आई रियली डोंट नो व्हाट दे आर एक्चुअली। सोफिया और मैं ना कभी कभी ड्रामा करते हैं गोरे होने का, पर हम एक दूसरे के साथ दूसरा नेवर इन माई लाइफ, यू नो, आई No? नेवर हैड लाइफ, नो, आई स्वेयर अपॉन माई लाइफ। She swears on her own life. अच्छा बस कर दे अब। ऐसे नहीं, लेकिन वैसे बचपन की एक मेमोरी कचनार से मुझे याद आ गई कि हमारे नेबर्स के बाहर ना घर के एक दरख्त था जो शॉर्ट हाइटेड था, और उसके ऊपर इसके बड़े खूबसूरत लाइलिक कलर के फूल होते थे, पर्पली से। और मुझे नहीं था पता क्या होता है, लेकिन वो आंटी जब पकाती थी तो वो बताती थी कि ये कचनार हैं और ये लगे हुए हैं, तो मैंने इतना जानती हूँ, पर मैंने कभी खाए नहीं है। आज मुनीरा ने बनाया तो जरूर खाएंगे। अच्छा सोफिया, खबर आ क्यों गई है, क्या हो आपके गया लिए है? एक पैकेज है, कुछ इस तरह की खबर आई है मुझे। पैकेज ऑर्डर दिखाने वाला लाखों में है या हजारों में है? वो पूछ रही है लाखों में है या हजारों में? अच्छा क्या है? तसल्ली, सबर। SMS पैकेज। ऑनर हम कुछ दिखा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कुछ अच्छा ऐसे देखो, वैसा। मेरे अच्छा सोफिया, देखो मेरे जाती SMS मत दिखाना। जाती SMS तो सिर्फ मैं ही देखती हूँ और फिर उनका जवाब भी अक्सर मैं देती हूँ। मेरी लेकिन जाती- सोफी, मैंने फोन पड़ा, मैं जवाब देनी है। चलो जी दिखाओ। अच्छा जी देखते हैं, फॉर सोफी ओनली। नोटिस किया कि हर तस्वीर में सोफिया बड़ी अच्छी लग रही है, साथ वाला जैसा भी लग रहा हो सोफिया जरूर अच्छी लग रही है। लोग बिंगे चिपिंगे करके खड़े हैं और सोफिया, अल्लाह माफी दे, लग रहा है कि वो ट्रिब्यूट वाला पैकेज हमने चला दिया है। नहीं लेकिन अच्छा यार, मेरी जिंदगी में मुझे ट्रिब्यूट मिल गया है। एटलीस्ट मैंने भी अपनी इतनी सारी तस्वीरें इकट्ठी देख ली, और वो भी चलते हुए बैठे हुए अक्सर देख दी हैं। नहीं, बड़ा मजेदार था यार ये पैकेज। थैंक यू वेरी मच जी। मेरा ख्याल है ये खुरम का काम होगा। अच्छा तैमूर हसन ने, ये खुरम का काम है जिनको हम प्यार से होरम बुलाते हैं। अच्छा तैमूर हसन ने लिखा है, सोफिया अहमद को आप इतना कम क्यों बुलाते हैं, वो तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। तैमूर, अगर मैंने इनको मजीद और बुलाना शुरू कर दिया ना तो मुझे प्रोग्राम से हटा देना इन्होंने, कि मतलब ये सोफिया स्पेशल हो रहा होता है हमारा एटलीस्ट 2 or 3 नहीं, टाइम। मेरा ख्याल है कि मुझे सिर्फ बुलाते ही आप हैं, औरतों को मुझे बुलाता भी नहीं। सोफिया आपको बुलाते हैं। ऐसा सोफी मेरे सामने, सोफिया को फोन आया एक मॉर्निंग शो से, सोफिया ने कहा मेरी बात सुने, ना ही मैंने डांस करना है, ना ही मैंने अपने अंदर से जिन निकलवाना है, ना ही मैंने कोई और चीप हरकत करनी है, और ना ही मैंने मर्दों के खिलाफ जहर उगलना है। जहर एक उगलना ये है। भी कॉल आई थी कि जिसमें एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म के एंकर हैं, उन्होंने मुझे एक टॉपिक दिया था कि जी मर्द जो शौहर बीवी को मारते हैं और फिर से बीवी उनके साथ चली जाती हैं, सुलह कर लेती हैं और वापस उनसे पैचअप कर लेती हैं, तो इस टॉपिक पे आपने बात करनी है। तो मैं समझती हूँ कि मर्द को हम जितना मर्जी बुरा कह ले, लेकिन एंड ऑफ द डे मर्द हमारी सोसाइटी का एक बहुत स्ट्रांग पिलर है, उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मर्द सिर्फ आपका शौहर ही नहीं होता, वो आपका बाप भी है, आपका भाई भी है, औलाद बेटा भी है है आपका, बिल्कुल। सो द पॉइंट इज यू कांट टर्न और अराउंड। एक और चीज जुगन, बड़ी मुझे पर्सनली मतलब आज इत्तेफाक से मुलाकात हो गई है यहाँ शो पे, और ये बात भी चल निकली है।
मुझे एक चीज बहुत बुरी लगती है और मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा सा जो है ना रोका भी जाए, बिकॉज हम जितने भी एंकर्स हैं या हम सेलिब्रिटीज हैं, हमारी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये है कि हमारी कोई भी एंकर किसी एक डाइवोर्सी को बुलाती हैं और उसके साथ उसके शौहर के हवाले से गुफ्तगू की एक बड़ी सारी वो मैदान बिछाया जाता है जिसमें उस बेचारी के अच्छे बुरे वक्त डिस्कस किए जाते हैं। मुझे कोई इस तरह कहेगा या कुछ इस तरह करेगा तो ऑब्वियसली अगर मैं इमोशनली उस सारे में से गुजरी हुई हूं तो मैं कुछ ना कुछ तो बुरा कहूंगी। लेकिन जो हमारे एंकर्स हैं जो शोज को होस्ट कर रहे होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चैनल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक औरत की जाती डाइवोर्स के किस्से, उसके मारपीट के किस्से, जो उसके बच्चे का बाप है या 2 बच्चों का बाप है, उन औरतों को टीवी में बिठा के आप ये मत करें। इसी क्योंकि वो बात शायद हुई सिर्फ एक ही दफा होती है, लेकिन क्योंकि वो ऑनर हो जाती है मतलब तो उसका एक चर्चा मच जाता है। 20 करोड़ आवाम को आप बता रहे हैं कि हमारी शोबिस की औरतें बड़ी मजलूम है और हमारे जो मर्द हैं शोबिस के वो बड़े जालिम हैं। मैं तुम्हें इनिशियली जब इस फील्ड में आई हूँ, आई रिमेम्बर कि मुझे मुबश्शिर लुकमान ने बुलवाया एंड टॉपिक उन्होंने इस तरह का रखा। अब क्योंकि मेरे लिए वो बड़ी रिसेंट चीज थी, हम कुछ महीनों का था, होते हैं तो मैंने बहुत सी बातें बोल दी बेवकूफी में, नॉट रियलाइजिंग। बाद में हर बंदा फोन करके कहे कि जी हमने आपसे ये बात करी। मैंने कहा देखिए मैं एक एक्सपीरियंस से गुजरी, वो मेरे बच्चे का बाप है, अल्लाह मियां उसे जिंदगी दे, उसे नसीहत दे, उसे एक अच्छा इंसान बनाए और उसको और उसकी फैमिली को में अपने हफ्ज़ो-मान में रखे। हमारा एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं क्यों उनको बुरा बोल के और ज्यादा, और मैंने किया ये पहले और मैं बड़ा रिग्रेट करती हूँ कि बड़ी स्टूपिड हरकत थी। वो इसीलिए ना कि आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं ना वो आपको बेसिकली देखिए ये चैनल्स बदला रहे होते हैं। आजकल चैनल्स का काम है कि ये इमोशंस बेचते हैं और रेटिंग लाते हैं। जुगन की नहीं पर्सनल बात हो, सोफी। सोफिया की पर्सनल हो, उसकी हो, इसकी हो, उससे जी हमारी रेटिंग आएगी। 2 औरतें गले मिलके रो रही हैं और कह रही हैं जी मेरा शौहर ऐसा था। जब वक्त गुजर रहा होता है उस वक्त वो कमबख्त अच्छा ही होता है। वो बाद में जो फेजेस आते हैं, जो वक्त आते हैं, उसमें अच्छी बुरी सब हो जाती है। वो नॉर्मल जो आम लोग हैं, जो आम औरतें हैं, उनके साथ भी होता है, मर्दों के साथ भी। तो मैं समझती हूँ हमारे चैनल्स में खासतौर पर जितने भी हमारी होस्ट हैं, जो सारी बड़ी अच्छी दोस्तें हैं, उनको मैं तो मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज आप हमारी जो शोबिस की पर्सनालिटीज है ना, उनको इस तरह से डिस्कस करके मत डिग्रेड किया करें, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि शायद हम फिर एडजस्ट नहीं कर पाती हैं और मर्द बेचारे जो है ना उनके जुल्म के झूठे किस्से सुना रही हैं और हम चूंकि शोबिस की हैं इसलिए हम ही नहीं कर पाए। तो अपने आप को बुरा ना बनाया करें, सब बहुत अच्छे हैं, जीते रहे जहां जहां है। जो चला गया उसकी मेहरबानी है, जो आ गया उसकी भी मेहरबानी है, अल्लाह। हाँ, अब आप ये जरूर करना। मैं सोच रही थी कि इतनी सीरियस बात में अभी तक सोफिया ने कोई अरे नहीं अपनी स्टेटमेंट नहीं पास की, फतवा नहीं उन्होंने को पास किया अभी तक। सुनो सवाल 1-2 और है यार, मैं उधर ना आ जाऊं। 2-3 सवाल हैं, आधे तू उधर आ जा, तो तेरा घर है, तू जो मर्जी कर, तू मेरे सिर पे बैठ जा। अच्छा, तौकीर नासिर ने लिखा है, सोफिया इन 3 चीजों में से सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है, एंकरिंग, एक्टिंग या मॉडलिंग? मुझे सबसे मुश्किल वो वाला लगता है कैरेक्टर। जब मैं सब काम करते करते घर पहुंचती हूँ ना और मेरा छोटा सा बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अब मैं एक फुल टाइम मॉम का रोल करूंगी, तो वो रोल मुझे ज्यादा मुश्किल लगता है। ये तो अब मुझे पिछले 8-10 साल से मेरा प्रोफेशन है, मैं अडॉप्ट करती रहती हूँ डिफरेंट कैरेक्टर्स। लेकिन वो काम मुश्किल लगता है कि जब मैं बहुत थकी हुई घर पहुंचती हूँ और मेरा बेटा चाह रहा होता है कि माँ मेरी एक टार्जन बन के इधर से छलांगे लगाए, उधर जाए, उधर से जाए, इधर आए, ट्रेन चलाए, बाइक चलाए, वो मुश्किल काम हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा 2-3 लोगों ने डिफरेंट प्लेस के बारे में आपके पूछा और आपसे पूछा है कि आपका सोफिया यू रन अ वेरी गुड एक्टिंग इन ड्रामा सीरियल एंजल्स। Oh yes, long time back baby. Angels, you have done very well. पीटीवी की व्यूअरशिप की भी हम बात कर रहे थे, तो ये वही व्यूअरशिप है कि इतना कोई 10 साल पुराना आई थिंक ये प्ले है जो अभी भी सबको याद है। अच्छा, और उसके अलावा उन्होंने ये लिखा है, मरियम ने लिखा है, आई लाइक यू मैम वेरी मच, आई लव यू, और आप और ज्यादा ड्रामों में क्यों नहीं काम करती? उन्हें और काम किया थे और अल्लाह ने प्यारी हो जाएगी। नहीं, इससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत छोटा है और उसको मेरी बहुत सख्त जरूरत है और मैं चाहती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त उसको दूं, बिकॉज ये जो अभी उसका 5-6 साल का एज का टाइम है ये गुजर जाने, जब वो 16 पे आ जाएगा जुगन फिर क्या होगा? वैसे मेरा ख्याल है वो अपने दोस्त और वो जा रहे हैं और पार्टीज और वो सब उस सीन में घुस जाएंगे ना। हाय अल्लाह, नहीं सोफी ना करना, सीरियसली वैसे उस वक्त के लिए आपस में कुछ हम मिल मिला के अपना बंदोबस्त रखें कि हाँ भाई आज जुगन तेरी तरफ किटी पार्टी कर लेते हैं, आज क्यों कर लेते हैं। अच्छा, टाइम खत्म हो गया ना, देखा जाना भी तो होता है यार, मुझे बुला लिया करो। हम नसीहतें कर करके हजारों नसीहतें ऐसी कि हर नसीहत पे दम निकले। नहीं, लेकिन अच्छी बात है। जुगन का शो देखने का एक फायदा ये होता है जब बहुत सारे चैनल्स चल रहे होते हैं, स्पेशली जब मैं कराची में होती हूँ, तो जुगन के हवाले से एक बात आती है। हालांकि जुगन के बारे में समझा जाता है कि बहुत हंसी मजाक करती है और थोड़ी नॉन सीरियस है, लेकिन थोड़ी जो एक नहीं थोड़ी इसलिए कि लोग ये समझते हैं।
अब तो खैर मुझे तो पता है कि बिल्कुल ही नॉन सीरियस है कि लोग ये जरूर कहते हैं कि जुगन के शो में एटलीस्ट कुछ ना कुछ अच्छी बात सीखने या सुनने को मिल जाती है, जो आम शादियों के शोज होते हैं, जो आम जिन्नात वाले शोज होते हैं उसमें नहीं होता। अच्छा, बट ये मैं एक बात कहूंगी सोफी, इसका क्रेडिट जाता है हमारी टीम को, बिकॉज ये एक तो जो मुझे अक्सर जब मैं गलत पटरी पे निकल जाती हूँ ना, ही कर रही होती है, तो मुझे ऊपर से डांट पिटती है कि जुगन थोड़ा सा सोबर हो जाओ, हाँ। नेशनल चैनल है, बिहेव योरसेल्फ। तो इसका क्रेडिट ऑफ कोर्स मेरे टीम जो को जाता है, प्रोड्यूसर हैं, कैसा है, मतलब एवरी सिंगल पर्सन, यू नो, अक्सर आते जाते वही क्या जाएगा कि मैडम क्या हो गया, हौसला। तो बात यह कि ये एक चीज, एंड दूसरी बात, एट द एंड ऑफ द डे जो तमीज और प्रोटोकॉल यहाँ पे सीखी है गेस्ट को देने की, पिछले दिनों मैं किसी के शो पे गई थी और मैं बड़ी अपसेट हुई थी। एनीवे, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। सोफी, आई लव यू, आई लव यू। 3, 4, 5 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और जाने का वक्त हो गया। 10 की जहां बात हो रही है तो 10 में है कुछ खास, और मुनीरा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए अब देखते हैं नेस्ले एवरीडे टी पार्टी।